हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी इन वीडियोस में डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर आपको एक नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P and Q। तो P क्रॉस Q यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इस ऑर्डर्ड पेयर, जितने ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों सेट के बनेंगे उसका टोटल का सेट होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर होता क्या, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि एक बार हम लोग इसका एक एलिमेंट लेंगे और एक इसका एलिमेंट लेंगे। जैसे मान लो ये 7 है, ठीक है, तो एक 7 इसका एलिमेंट लिया हमने और इसका एक एलिमेंट लेते हैं इसका Q का X, तो इसका हमने एक पेयर बना लिया ऑर्डर्ड पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो एक सेट है P, ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स और दूसरा सेट है Q जिसमें दो एलिमेंट्स है, जो मैंने पहले दिखाया था यहाँ पे भी लिखा हुआ है वही, P इक्वल टू 7 8 एंड Q इक्वल टू XY। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, तो हम लोग एक 7 का Y X के साथ एक बार पेयर बनाएंगे और 7 का Y के साथ पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों पेयर्स को हम लोग लिख लेंगे 7X 7Y। वैसे ही हम 8 का भी पेयर बनाएंगे, 8 के साथ X का और 8 के साथ Y का, दोनों का पेयर बनाएंगे और इन सबको एक सेट के अंदर हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं, तो इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑल जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे दो सेट के उन सबको एक साथ लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे A कॉमा B है, यानी ठीक है A और B का पेयर है तो वो B कॉमा A के इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल चीजें नहीं है। अगर मैं 7 कॉमा Y की बात करूं और Y कॉमा 7, Y कॉमा 7 तभी होगा जब हम लोग Q और P का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो उस टाइम ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों का ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों एलिमेंट्स होते हैं ना, इन दोनों का ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, A कॉमा B और B कॉमा A दोनों इक्वल नहीं होता है। इसी कारण से आप ये प्रॉपर्टी याद रखना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस P नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी अगर A ये P का Q के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो नहीं इक्वल होगा किसके, Q का P के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, यानी दोनों का ऑर्डर चेंज करके अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो सिमिलर हमने एक एग्जांपल लिया है, एक सेट लिया है A और दूसरा सेट लिया है B। सेट A में है 1 2 3 और B सेट में है वो ABC। ठीक है, तो इसका अगर हम पेयर फाइंड करते हैं तो 1 को हम लोग A के साथ पेयर बनाएंगे 1A, 1 को B के साथ बनाएंगे 1B, 1 को C के साथ बनाएंगे 1C। वैसे ही 2 को भी A B C तीनों के साथ और 3 को भी A B C तीनों के साथ, तो सबका सबके साथ पेयर बन गया। तो इन सब के सेट को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। और सेम अगर हम लोग B क्रॉस A कर देते हैं, ठीक है, यानी B को पहले कर देते हैं, तो हम लोग पहले इससे शुरू करेंगे। A से हम लोग, मान लो ये सेट इधर है, ठीक है, तो A से हम लोग पहले 1 को रिलेट करेंगे A1 और फिर A से 2 को हम लोग पेयर बनाएंगे, फिर A से 3 को, ऐसे ही B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप देख सकते हो ये सब पेयर इक्वल नहीं है, A1 है इसमें लेकिन इसमें 1A है, तो पहले ही मैंने बताया था इन दोनों में 1A और A1 दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए ये B क्रॉस A और A क्रॉस B दोनों सेट्स अलग अलग है, यानी दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। तो अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है। मान लो एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो इसमें आपको A क्रॉस A फाइंड करना है। ठीक है, यानी A के साथ A का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आप पहले A सेट लिखोगे 1 2 3, फिर बगल में 1 2 3 लिखोगे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। और उसके बाद दूसरा है A इक्वल टू A कॉमा B और B इक्वल टू 2 3 4, इसमें आपको A क्रॉस B फाइंड करना है, आप सिंबल कर लोगे। और तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नल सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें B 1 2 3। अगर आप इसको समझ में ना आए तो आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। आई होप आपने इसका सॉल्यूशन किया होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जैसे ही कोई भी एलिमेंट अगर फाई होता है ना, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई हो जाता है, मतलब नल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जीरो का किसी के साथ गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है, वैसे ही अगर हम किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं नल सेट के साथ, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नल ही होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेशंस। रिलेशंस होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट आप इमेजिन करो ए और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उस ए क्रॉस बी का सबसेट जो होगा एक, वो होगा रिलेशन। ठीक है, तो द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वो ए क्रॉस बी में जो सबसेट में एलिमेंट्स होते हैं ना,
उन सबके ऑर्डर्ड पेयर को डिस्क्राइब किया जाता है एक रिलेशन के द्वारा, रिलेशनशिप के द्वारा। ऐसे ही नहीं कोई ए कॉमा बी आ जाएगा, उन दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन होना चाहिए। तो मान लो एक सेट है P, ठीक है, P में एलिमेंट्स क्या है, A B C, ठीक है। तो A B C का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको P क्रॉस P करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, A A A B A C, ऐसे ही सब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो इसका सबसेट अगर हम कोई बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो इसका एक सबसेट क्या हो सकता है, इसका सबसेट एक R1 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सबसेट की बात नहीं कर सकते। प्रॉपर सबसेट से याद आया, पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर सबसेट को नहीं समझाया था। प्रॉपर सबसेट का एक सिंपल सा मतलब है कि कोई भी किसी भी सेट का जो सबसेट होगा ना, वो उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो उसके इक्वल ना हो, बाकी उसका कोई भी सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे R1 है, पहला रिलेशन जो है वो इसका डायरेक्ट इक्वल ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो ये एक वैलिड रिलेशन है, इसको भी हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं क्योंकि ये इसका सबसेट है। और दूसरा है R2 एक मैंने रिलेशन एक और बनाया है, AA AB BA CA, यानी इसमें से ही मैंने ये AA चूज किया और AB लिया मैंने यहाँ से ये AB, और यहाँ पे मैंने एक नेक्स्ट लिया है BA, तो BA इसमें होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे BA है और उसके बाद है CA यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये C है, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन हुआ वैलिड। और तीसरा रिलेशन है फाई, यानी कि नल सेट, ठीक है। नल सेट आप ध्यान रखना, नल सेट का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो रिलेशन को रिलेशन मैट्रिक्स से डिनोट किया जाता है। रिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है, मान लो आप जिसके साथ रिलेशन कर रहे हो ना, आप वहां पे एलिमेंट लिख दो। फॉर एग्जांपल आप ABC कर रहे हो तो आप यहाँ पे ABC लिख दो और यहाँ पे ABC लिख दो, ठीक है। फर्स्ट वाले को मतलब जो भी यहाँ पे पहले वाला सेट है उसको आप यहाँ पे लिख दो, दूसरे वाले सेट को ऐसे लिख दो कॉलम वाइज में, ठीक है। और इन दोनों का जैसे ही यहाँ पे मान लो इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी AA यहाँ पे आएगा ना, AA दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर रिलेशन में AA एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर AA एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। और फॉर एग्जांपल अगर A कॉमा B यहाँ पे आएगा, A इधर से और यहाँ पे आएगा B, अगर A कॉमा B एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 लिखेंगे, अगर A कॉमा B इसमें होगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये दूसरा एक रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल, ये हम आगे देखेंगे। इस रिलेशन का ये रिलेशन मैट्रिक्स नहीं है, एक ये ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई भी पोजीशन 1 होगा अगर पेयर एग्जिस्ट करता है, 0 होगा अगर पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने रिलेशन के डेफिनेशन को तो देख लिया, अब छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। पहला एक पॉइंट इमेज, ठीक है। इमेज क्या होता है, मतलब कोई भी जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर होता है ना, जैसे मान लो A कॉमा B है या 1,2 है या 2,3 है, तो उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाएगा, यानी A कॉमा B अगर है तो उसमें जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो इमेज कहलाएगा पहले वाले का। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R फ्रॉम सेट A to B इज कॉल्ड डोमेन ऑफ R, यानी एक रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना, उन सबके फर्स्ट एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया जाए, यानी उस रिलेशन में लगभग 5-6 ऑर्डर पेयर अगर होते हैं तो उन सबके फर्स्ट एलिमेंट को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे उसका, ठीक है, उस सेट को। तीसरा डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन R फ्रॉम सेट A to B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन R, यानी अगर उसी रिलेशन में अगर सेट के सारे उसी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के सारे सेकंड एलिमेंट्स का अगर हम एक सेट बनाए, यानी उन सबको एक सेट में एक लाइन से लिख दें, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे रेंज। और द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन R, यानी कि ऐसा हो सकता है कि सेकंड वाले सेट में जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स रिलेशन में ना आ पाए हों, अगर उन सबको भी इंक्लूड कर ले, यानी होल सेट B को इंक्लूड कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे रिलेशन R का। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक सेट लिया है PQ और उस पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया 7x और 8x, यानी 7 के साथ पेयर बना रहा है और 8x के साथ पेयर बना रहा है। इसमें हम लोग डोमेन रेंज और कोडोमेन फाइंड करते हैं। तो डोमेन क्या होगा इनका, जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स है, जैसे इसमें फर्स्ट एलिमेंट 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो इन दोनों को हम एक सेट बना लेंगे, उसको हम लोग 7-8 लिख लेंगे और ये इसका डोमेन हो जाएगा। और उसके बाद रेंज की बात करते हैं, यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी इसमें होंगे उन सबके सेकंड एलिमेंट को लेते हैं। तो इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं x, इसका भी सेकंड एलिमेंट लेते हैं x, तो दोनों x तो सेम ही है, तो यहाँ पर सेट का डिस्टिंक्ट एलिमेंट वाला प्रॉपर्टी आएगा, इसके कारण हम लोग इसको एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे रेंज x होगा, यानी एक ही एलिमेंट रेंज में आएगा, ठीक है। उसके बाद कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में ना जो सेकंड वाला सेट है उसमें चाहे कोई एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट करे या ना करे, जैसे y नहीं कर रहा है लेकिन x पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है,
तो करे या ना करे उसको हम लोग लिख देते हैं। कोडोमेन में सेकंड वाले सेट का सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन रेंज में सिर्फ वही आएंगे जो इधर से रिलेट कर रहे हो। डोमेन में भी वही आएंगे जो इधर से रिलेट कर रहे हैं वो डोमेन में आ जाएंगे, और जो इधर से रिलेट कर रहे हैं वो रेंज में, और कोडोमेन में वो सारे आ जाएंगे जो इधर से रिलेट कर रहे हो या ना कर रहे हो। ऐसे में बात करते हैं इमेज की, ठीक है। तो इमेज क्या होता है, जैसे मान लो 7 का इमेज क्या है, 7 किस पे रिलेट कर रहा है, x से, तो यहाँ पे 7 का इमेज हो जाएगा x, और 8 का भी इमेज हो जाएगा x। y किसी का इमेज नहीं है क्योंकि y से कोई रिलेट करने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का भी इमेज हो जाएगा x, 7 का भी इमेज हो जाएगा x। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब है, जैसे मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट तो नल सेट भी हो सकता है। तो अगर मतलब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं करता, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें नहीं आता, वो खाली होता, तो उसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो उस अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ये जनरल एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, बस आप जान लो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस की। तो पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसी का उल्टा होता है इररिफ्लेक्सिव। और उसके बाद होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का उल्टा होता है एसिमेट्रिक, और सिमेट्रिक का उल्टा भी होता है एंटी सिमेट्रिक भी, ठीक है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव रिलेशन उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, यानी ये तीनों हो जाए रिलेशन कोई, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। और उसके बाद लास्ट रिलेशन बचता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या कहता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए और यहाँ से एंटी सिमेट्रिक हो जाए और यहाँ से ट्रांजिटिव हो जाए, ये तीनों, ये वाला और ये वाला, ये तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कोई रिलेशन, तो उसको हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलेंगे। कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आप यहाँ पे देख सकते हो एक सेट है 1 2 3, ठीक है। ये अपने सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, यानी 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है, और 3 भी 3 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। तो सेकंड वाला कहता है, सेकंड वाला रिलेशन देखते हैं। सेकंड वाले रिलेशन में क्या है, 1 1 से रिलेट कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। 2 2 से रिलेट कर रहा है, सही है। लेकिन 3 3 से रिलेट करना चाहिए, वो तो कहीं पेयर नहीं दिख रहा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव है, सेकंड वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और थर्ड वाला जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है रिलेशन। इसमें हम लोग देखते हैं, ये सेट दिया हुआ है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 3 है, 2 3 है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। 1 3 हो, 2 3 हो, कुछ भी हो, बस हमको ये देखना है कि यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्सिव पेयर्स, यानी जो अपने आप से रिलेट कर रहा है वो सब हो, उसके बाकी एक्स्ट्रा हो भी तो वो अच्छी बात है, हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। जो भी एलिमेंट्स है वो अपने आप से रिलेट करने चाहिए, बस अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का ठीक उल्टा होता है। इररिफ्लेक्सिव इसका दुश्मन है, वो कहता है कि हमको इस ऐसे कोई एलिमेंट नहीं चाहिए जो खुद से रिलेट करता हो, ठीक है। तो ये तो पहले ही इसमें तीनों एलिमेंट्स आ गए, तो मतलब ये तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा वाला ये 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, ठीक है। तो इसको भी इररिफ्लेक्सिव नहीं मानेंगे। तो उसके बाद आता है आपका यहाँ पे थर्ड वाला रिलेशन, जिसमें कि 1 1 2 2 3 3, तो ये भी, इसमें भी रिफ्लेक्सिव पेयर्स आ गए, तो ये भी इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सपोज कर लो कि ये तीनों अगर ना हो एलिमेंट्स में, ठीक है, ये तीनों अगर रिलेशन में ना हो, सिर्फ 1 3 और 2 3 हो, तो ये वाला रिलेशन जो है वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन, वो है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए सेट is such that if the first element is related to the second element, then the second element is also related to the first element as defined by the relation। यानी कि इस पूरे लाइन का सिंपल सा ही मतलब है कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है, यानी ए बी से रिलेट कर रहा है, तो वो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए, यानी उसका उल्टा वाला पेयर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b कॉमा ए also belongs to r for all a
कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में जितने भी ए बी होंगे ना, अगर मान लो ए बी रिलेशन में आ रहा है तो बी ए भी रिलेशन में आना चाहिए। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 पे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 के लिए अगर इसको उल्टा भी करो तो सेम ये खुद ही 1 1 हो जाएगा। 2 2 के लिए भी उल्टा करे तो खुद ही ये 2 2 हो जाएगा, और 3 3 के लिए भी वैसा ही है। तो अब देखते हैं ये 1 1, ठीक है, ये 2 2 ये भी सही है। 2 3, तो 2 3 के लिए हमको यहाँ पे 3 2 चाहिए था, ठीक है। 3 2 अगर यहाँ पे होता तो ये सिमेट्रिक बन पाता, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं बन पाया। थर्ड रिलेशन जो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है, ठीक है, और 4 3 2 1, यानी 1 1 2 2 वाला तो सही है, 3 3 वाला भी सही है, 1 3 है तो 1 3 के लिए 3 1 होना चाहिए था, 4 3 के लिए 3 4 वाला एक पेयर होना चाहिए था, 2 3 के लिए अगर हमारे पास यहाँ 3 2 होना चाहिए। अगर हम इसको सिमेट्रिक बनाना चाहें तो कुछ और हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये नीचे जो सेट लिखा हुआ है इसमें हमने और भी ऑर्डर्ड पेयर ऐड करके इसको एक सिमेट्रिक रिलेशन बना दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन क्या है। अगला जो रिलेशन है वो एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या कहता है, ये ठीक सिमेट्रिक का दुश्मन है, ठीक है। इसका कहना है कि अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ए बी वाला है तो उसका उल्टा वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखिए, अगर आप इसको पढ़ सकते हो और एग्जाम में लिख भी सकते हो, ठीक है, वही चीज लिखिए, बस यहाँ पे ये ए बी होगा तो बी ए नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 अवेलेबल है, यानी कि ये तो पहले एसिमेट्रिक नहीं हुआ। सेकंड वाला देखते हैं 1 1 2 2 3 2 3, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसका अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 है, 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, 4 3 का उल्टा भी 3 4 नहीं है, तो ये दोनों के लिए तो सही है, लेकिन ये दोनों भी नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों को हम लोग काट दें तो ये एसिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम इन तीनों को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इन तीनों को इरेज करके मैं एसिमेट्रिक बना देता हूँ, उसका आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिख जाएगा। हम लोग उसको एसिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं सेट इस ए सेट ए के लिए। अगला जो हमारा यहाँ पे रिलेशन है वो है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, वो सिमेट्रिक का उल्टा होता है, लेकिन थोड़ा सा ये लिबरल है, यानी मतलब थोड़ा सा ये कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है। जैसे रिफ्लेक्सिव वाले जो पेयर होते हैं ना 1 1 2 2 3 3, इन सब को ये इग्नोर कर देता है। अगर ये सब हैं भी तो ये कहता है कि चलेगा, ठीक है, लेकिन वो अगर 2 3 है तो 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पहले वाले रिलेशन में देख सकते हो, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकेंड वाले रिलेशन में देखते हैं 1 1 2 2 2 3 और 4 3, तो इसमें भी किसी का उल्टा अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगला जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि सिंपल अगर ए से रिलेट कर रहा है बी तो, और बी से रिलेट कर रहा है सी, तो सिंपल ए से भी सी रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड आर इक्वल टू ए बी। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अगर इसमें ए सी नहीं मिला तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो पहला वाला एग्जांपल देखते हैं 1 1 2 2 3 3, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 1 के लिए खुद ही 1 1 है। यहाँ पे ए बी और बी सी वाला 3 एलिमेंट वाला कोई सीन नहीं है। सेकंड वाला रिलेशन देखते हैं, इसमें 1 1 2 2 2 3, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 3 है और 3 4 नहीं है कहीं पे, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो 4 3 है, तो 3 से भी कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं, कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर आपको इसको और भी एग्जांपल्स करने हैं इसके, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सारे रिलेशंस को समराइज करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है सारे ए के लिए, यानी जितने भी उसमें सेट में एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए, मतलब सेम वाला पेयर अवेलेबल है, तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। और ए कॉमा ए बिलोंग नहीं करना चाहिए सारे उसमें सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसके लिए ए कॉमा ए, यानी कि मतलब रिफ्लेक्सिव वाला पेयर नहीं होना चाहिए, तो उसको इररिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो वैसे ही सिमेट्रिक का है, सिमेट्रिक में कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी, ठीक है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है उसके लिए अगर ए बी होता है तो बी ए होना चाहिए। ए सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए बी है तो उसके लिए बी ए होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, एंटी सिमेट्रिक कहता है अगर ए बी है तो बी ए होगा, हो सकता है अगर बी इक्वल टू ए है, वरना बी ए नहीं होगा। और जो हमारा अगला रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का आप याद कर सकते हो RST, ठीक है, RST यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और उसके बाद पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये जब हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में पोसेट पढ़ेंगे या हैश डायग्राम पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, एंटीसिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन देखेंगे और उसके बाद हम लोग हैश डायग्राम और पोसेट को चेक करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को देखिए और आप अपने फ्रेंड्स को अगर शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख पाओ।